प्रस्तावना। भारत में कंपनियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए पहले कई संस्थाएं थीं, जैसे कंपनी लॉ बोर्ड, सीएलबी, बीआईएफआर, एएआईएफआर और उच्च न्यायालय। इनके कारण न्याय प्रक्रिया जटिल, लंबी और खर्चीली हो जाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एनसीएलटी की स्थापना की गई। एनसीएलटी का मुख्य उद्देश्य कंपनी कानून से जुड़े मामलों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निपटारा करना है। 2. एनसीएलटी का अर्थ और पूरा नाम। एनसीएलटी का पूरा नाम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण कहा जाता है। ये एक अर्धन्यायिक संस्था है जो न्यायालय जैसी शक्तियों के साथ कार्य करती है। 3. कानूनी आधार। एनसीएलटी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई। इसके अतिरिक्त इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत दिवालियापन से जुड़े मामलों में एनसीएलटी को प्रमुख भूमिका दी गई है। संविधान का अनुच्छेद 323 बी ट्राइब्यूनल की स्थापना का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। 4. स्थापना और विकास। एनसीएलटी की स्थापना वर्ष 2016 में हुई। इसके साथ ही सीएलबी, बीआईएफआर और एएआईएफआर को समाप्त कर दिया गया। इन सभी संस्थाओं की शक्तियां एनसीएलटी को सौंप दी गईं। 5. एनसीएलटी की प्रकृति। एनसीएलटी एक अर्धन्यायिक संस्था है। ये सिविल कोड जैसी शक्तियां रखती है, जैसे समन जारी करना, दस्तावेज मंगाना और गवाहों की सुनवाई। इसकी प्रक्रिया सामान्य न्यायालयों की तुलना में सरल होती है। 6. संरचना। एनसीएलटी में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। न्यायिक सदस्य कानून के विशेषज्ञ होते हैं, जबकि तकनीकी सदस्य वित्त, लेखा, प्रबंधन और कॉरपोरेट मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। 7. एनसीएलटी की बेंच। भारत के विभिन्न शहरों में एनसीएलटी की बेंच स्थापित की गई हैं। प्रमुख बेंच हैं नई दिल्ली, प्रधान बेंच, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, पटना, चंडीगढ़ आदि। 8. अधिकार क्षेत्र। एनसीएलटी कंपनी से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई करता है। इसमें दिवालियापन, कंपनी का वाइंडिंग अप, मर्जर और अमलगमेशन, कुप्रबंधन और दमन तथा फ्रॉड से जुड़े मामले शामिल हैं। 9. दिवालियापन और आईबीसी में भूमिका। आईबीसी 2016 के तहत जब कोई कंपनी अपने कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाती है, तो एनसीएलटी के समक्ष सीआईआरपी शुरू किया जाता है। सीआईआरपी की समय सीमा 180 दिन की होती है, जिसे 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है। 10. परिसमापन। यदि समाधान योजना स्वीकृत नहीं होती, तो एनसीएलटी कंपनी के परिसमापन का आदेश देता है। परिसमापन में कंपनी की संपत्तियां बेचकर कर्जदाताओं को भुगतान किया जाता है। 11. मर्जर और अमलगमेशन। कंपनियों के विलय, पुनर्गठन और डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी आवश्यक होती है। ये प्रक्रिया कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाती है। 12. कुप्रबंधन और दमन। यदि कंपनी प्रबंधन अल्पसंख्यक शेयर होल्डरों के हितों का हनन करता है, तो वे एनसीएलटी में याचिका दायर कर सकते हैं। एनसीएलटी ऐसे मामलों में सुधारात्मक आदेश जारी करता है। 13. एनसीएलटी और एनसीएलएटी। एनसीएलटी प्रथम स्तर की संस्था है। इसके आदेशों के विरुद्ध एनसीएलएटी में अपील की जा सकती है। एनसीएलएटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रावधान है। 14. प्रक्रिया। एनसीएलटी में याचिका दायर की जाती है, नोटिस जारी होता है, साक्ष्य और तर्क सुने जाते हैं, अंत में आदेश पारित किया जाता है। 15. शक्तियां। एनसीएलटी अंतरिम आदेश दे सकता है, जुर्माना लगा सकता है, दस्तावेज मंगाने और समन जारी करने की शक्ति रखता है। 16. महत्व। एनसीएलटी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए समस्या के समाधान में मदद की है। कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूत किया है। 17. आलोचनाएं। मामलों की संख्या अधिक है, बेंच और सदस्यों की कमी है, कुछ मामलों में देरी होती है। 18. सुधार के सुझाव। अधिक बेंच स्थापित की जानी चाहिए, डिजिटल सुनवाई को बढ़ावा देना चाहिए, समय सीमा का सख्ती से पालन होना चाहिए। 19. परीक्षा उपयोगिता। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में प्रश्न पूछे जाते हैं। 20. निष्कर्ष। एनसीएलटी भारत की कॉरपोरेट न्याय प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ है। ये निवेशकों के विश्वास और आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।